हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा एक फंगस के स्पीशीज है। तो इसको भी हम लोग बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर यूज करते हैं ताकि हम लोग केमिकल्स पे डिपेंड ना हो, क्योंकि केमिकल्स का साइड इफेक्ट बहुत सारा होता है, हमारे हेल्थ पे भी होता है, उस प्लांट पे भी होता है, और प्लस ये सॉइल को पॉल्यूट भी करता है। यस और नो? क्योंकि ये जो जितने भी सारे केमिकल्स है ना, जितने भी सारे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो भी हम लोग केमिकल के रूप में यूज करते हैं, वो सब के सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक बड़ा फैक्टर है एनवायरनमेंट को पॉल्यूट और नहीं पॉल्यूट करने के लिए। अगर बायोडिग्रेडेबल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बायोडिग्रेडेबल है तो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा आगे ना। जैसे पत्ता है, लीफ है प्लांट के, वो प्लांट से गिरता है तो पॉल्यूट नहीं करता, क्योंकि वो सॉइल पे फिर मिक्स हो जाता है, फिर ह्यूमस बन जाता है। वहीं पर कोई प्लास्टिक वगैरह है तो क्या होता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब वो एज इट इज रह जाता है आगे ना, ये एज इट इज रह जाता है, जिनकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सॉइल को पॉल्यूट करेगा और ये प्रॉब्लम कॉज करेगा। अरे बात समझ में आ रही है? बोलो। तो इन सारे के सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स में एक आपके पास है कौन सा? ट्राइकोडर्मा। क्लियर है? ट्राइकोडर्मा को हम लोग किस पर्पस के लिए यहाँ पर यूज करते हैं? जितने भी प्लांट बोर्न डिजीज है, मतलब प्लांट के डिजीज वगैरह है, इनको ट्रीटमेंट करने, जिससे हम वी है, जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है तो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। वहीं पर यहाँ पर क्या है, प्लांट भी बीमार पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए भी वायरस वगैरह है, उसके लिए भी माइक्रोब्स है, उसके लिए भी पैथोजन है, ठीक है ना? तो जब उसके लिए ये सारा प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ मेडिसिन या उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। एक तो वो है कि हम लोग केमिकल्स पे जा सकते हैं, पर केमिकल पे जाने पे क्या होगा, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, प्लस ये सॉइल को, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। लेकिन यहाँ पर हम माइक्रोब्स का यूज करेंगे, ये पॉल्यूशन कोज नहीं करेगा। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है ना, कि जिसको हम टारगेट करेंगे ये उसी को डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब दे आर स्पेसिफिक। अगर इसके डिमेरिट्स पे जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि दीज आर, अच्छा जहां पर स्पेसिफिक टर्म है, इसका मतलब क्या समझोगे कि वो नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन है? देखो, कोई एक माइक्रोब्स है जिसको हम लोग बहुत पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? और एक माइक्रोब्स है जिसे हम लोग एक ही पर्पस के लिए काम कर सकते हैं। तो नैरो स्पेक्ट्रम ये वाला होगा या ये वाला होगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला, मतलब ये वाले को हम लोग बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन, और ये वाले को बोलेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन। आगे ना, जो स्पेसिफिक होगा तो वो नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन होगा, और जो एक स्पेसिस से हम लोग कई सारे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन। गॉट माय पॉइंट? हाँ, तो मैंने बोला ट्राइकोडर्मा को हम लोग यूज करते हैं, दे आर यूज टू, या इसको हम लोग जो ये बायो कंट्रोल है इनको इस हिसाब से डिवेलप करते हैं, इसीलिए डिवेलप करते हैं ताकि जो प्लांट बोर्न डिजीज है उसको हम लोग ट्रीट कर सकें। क्लियर? सो बेसिकली दीज आर यूज्ड टू ट्रीट प्लांट डिजीज, या ऐसा बोल सकते हैं डिजीज प्रेजेंट इन प्लांट। इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं बोर्न। बोर्न का मतलब होता है प्रेजेंट होना, BORNE। क्लियर? प्लांट डिजीज। क्लियर है? और ये जो ट्राइकोडर्मा है ना, बेसिकली क्या है, ये एक फंगस है। क्या है ये सवाल पूछा गया कई बार कि ट्राइकोडर्मा किस ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स से बिलोंग करता है? तो बेसिकली इट बिलोंग्स टू फंगस। यस, इट बिलोंग्स टू फंगस। आगे ना, दूसरी बात क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, ये जो प्लांट डिजीज को क्योर करेगा, ये स्पेसिफिक के लिए बात करेगा। किसके लिए बात करेगा? और इनके जो स्पेसीज होते हैं ये फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब क्या कि, अच्छा फ्री लिविंग आपने कहाँ पढ़ा होगा? लिविंग वर्ल्ड वगैरह में। अच्छा, फ्री लिविंग एक आपने इकोलॉजी में पढ़े होंगे, आगे पढ़ने वाले होंगे। अरे बात समझ रहे हो क्या? इकोलॉजी में पढ़ लिए होंगे या पढ़ने वाले होंगे। एक तो होता है डिपेंडेंसी, मतलब पैरासाइट जो दूसरे पे डिपेंड करेगा,
एक होता है ऑब्लिगेशन, कि मतलब इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। और जहाँ पर मतलब कि वो डिपेंडेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो जहाँ पर डिपेंडेंसी जरूरी नहीं है उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं फ्री लिविंग, कि अपने आप अकेले वो लाइफ जी सकता है। जैसे प्लांट्स है ना, जो ग्रीन प्लांट्स है, दे आर इंडिपेंडेंट, आगे ना, दे आर फ्री लिविंग। कुछ मैक्रोस फ्री लिविंग होते हैं, कुछ ऑब्लिगेट रिलेशन में होते हैं, मतलब पैरासाइट्स के तौर पे होते हैं। क्लियर है? तो ये ट्राइकोडर्मा के जो स्पीशीज हैं ऑफ ट्राइकोडर्मा आर फ्री लिविंग। क्लियर? और ये रूट सिस्टम में देखो इकोसिस्टम अलग अलग होता है ना। एक हम पोंड को, मतलब पोंड बोलते हैं, ड्रॉप को भी इकोसिस्टम बोलते हैं। एक रिवर भी एक इकोसिस्टम है, एक पोंड भी इकोसिस्टम है, जहां पर आप रहते हो वो भी एक इकोसिस्टम है। क्लियर? मतलब जहां पर इकोसिस्टम क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ अगर जिस एरिया पे, पार्टिकुलर एरिया पे अगर इंटरेक्शन की बात करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? बाकी चीज आप लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप लोग का इकोलॉजी चल रहा है। क्लियर है? these are very common in root ecosystem। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे रूट बॉर्न डिजीज जो होता है ना, क्योंकि वो रूट्स को काट देता है, रूट्स में पोर्स बना देता है, तो अगर रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, अरे सब कुछ तो जड़ ही होता है ना, अगर जड़ ही काट देगा, जड़ को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, तो प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? क्योंकि वो हर वो कुछ मिनरल्स एंड वाटर वगैरह किसके थ्रू लेता है, रूट्स के थ्रू लेता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना। एंड दीज आर effective biocontrol agents, biocontrol agents of several plant pathogens। क्लियर? अरे बोलो, हाँ सर। कोई दिक्कत है? No, sir. आगे बढ़ो। नेक्स्ट इसमें जो हम लोग बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा बैक्यूलो वायरस, सुना है? बैक्यूलो वायरसेस। क्लियर? अगर हम लोग बैक्यूलो वायरस के बारे में बात करें ना, ये बेसिकली ये वो ग्रुप ऑफ वायरसेस है जिसको हम लोग बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो कि पेस्ट को, मतलब जो कि प्लांट्स को, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है, उसको रिमूव, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आता है। क्लियर है? तो बेसिकली जो बैक्यूलो वायरस है, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पैथोजेंस है, जैसे कि आपके पास इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड्स वगैरह है, क्लियर है, उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर? बोलो ना। पैथोजेंस that attack insects and other arthropods, clear? वायरस है तो हम लोग पैथोजन, पैथोजन बेसिकली क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। ये वो पैथोजेंस है जो कि इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स को डिस्ट्रॉय करता है ताकि क्रॉप से बचा सके। क्लियर है? तो एक नोट डाल के पॉइंट लिखना, नोट डाल के एक पॉइंट लिखना। पॉइंट में आपको ये लिखना है कि जितने भी सारे बैक्यूलो वायरस होते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ baculoviruses
used as biocontrol agents. Clear? belongs to जब ये ऑर्गेनिज्म है, इनका भी कुछ ना कुछ पार्टिकुलर जीनस होगा ना, तो इनके जीनस का नाम क्या है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। क्लियर? एक बात इसके लिए हम लोग और बोल सकते हैं कि जो इनके मेंबर्स होते हैं, these the members of the nucleopolyheterovirus, जो इनके मेंबर्स हैं, they are highly species specific। मतलब पार्टिकुलर कोई अगर स्पेसिफिक वन है इनके पैथोजेंस के, मतलब जो दूसरे को किसी पार्टिकुलर स्पेसिस को ही वो डिस्ट्रॉय करेगा, अटैक करेगा। कोई दूसरा है तो किसी दूसरे को करेगा, मतलब ये वाला कभी नहीं होगा। क्लियर? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है? स्पेसीज। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दीज आर स्पेसीज स्पेसिफिक। क्लियर? अगर आप चाहते हो कि किसी पार्टिकुलर स्पेसीज को आप डिस्ट्रॉय करो, उसके लिए आप क्या किसी पार्टिकुलर स्पेसीज को ही यूज करना पड़ेगा, तभी वो आपके लिए इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट के तौर पर काम कर सकता है। क्लियर? एक्सीलेंट कैंडिडेट्स, या किसकी जरूरत नहीं है? These are species specific. Species specific. कोई दिक्कत? जब स्पेसिस स्पेसिफिक है तो हम लोग एप्लीकेशन में नैरो स्पेक्ट्रम बोलेंगे या ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलेंगे? नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। क्लियर? और इसका प्लांट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, नहीं तो मैमल्स पे, नहीं तो बर्ड्स पे, नहीं तो फिश पे, या फिर नॉन टारगेटेड ऑर्गन्स को ये कोई हार्मनेस कॉज नहीं करता। अरे क्लियर है क्या? इसीलिए हम लोग इसके लिए एक बात करते हैं, आईपीएम। क्या बात करते हैं? आईपीएम मतलब फुल फॉर्म क्या होता है इसका? फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड, जैसे आप लोग हो ना इंटीग्रेटेड में, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो, इसका मतलब क्या है? विल एनीवन एक्सप्लेन टू मी? यस, विल यू एक्सप्लेन? बोलिए। हाँ, इंटीग्रेट या पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जब हम किसी पार्टिकुलर इकोसिस्टम में, देखो आप इकोसिस्टम है ना, तो बहुत सारे माइक्रो मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ हार्मफुल भी होंगे, कुछ बेनिफिशियल भी होंगे। तो बेनिफिशियल अगर ऑर्गेनिज्म आपको बेनिफिट देता है और कुछ आपको नुकसान देता है, आपको तो नहीं, जिस क्रॉप की बात कर रहे हो आप चाहते हो कि जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है आप उसको कंजर्व करो, तो अगर आप किसी एक जनरल जो कि सबको डिस्ट्रॉय करता है उसको यूज करोगे तो सारे के सारे आपके ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, मतलब आपका ये जो इकोसिस्टम है वहां का वही डिसरप्ट हो जाएगा।
और किसी भी क्रॉप को ग्रो होने के लिए फेवरेबल इकोसिस्टम का होना बहुत जरूरी होता है। यस और नो? जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं अपना अलग इकोसिस्टम है, कुछ और ऑर्गेनिज्म है उनका अलग इकोसिस्टम होता है, कुछ अदर और ऑर्गेनिज्म होंगे उनका भी अलग अलग इकोसिस्टम होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ने वाले होंगे कि वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इवन के एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी क्या है, इकोसिस्टम है। अरे हाँ कि ना, एक तालाब भी है, एक समुद्र भी है और एक रिवर भी है। एक 1 बकेट ऑफ वाटर भी, 1 ग्लास ऑफ वाटर भी एक इकोसिस्टम है। अरे बात समझ में आई? बोलो ना। इसके लिए हम लोग जब करते हैं, जब कोई, हाँ सर कुछ डाउट है? इसका हम लोग यूज करते हैं, यूज व्हेन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज ट्रीटेड। क्लियर? जहां पर वी डिस्ट्रॉय harmful or targeted organisms and conserve beneficial organisms. Yes? अरे बोलो। जहां पर बेनिफिशियल इंसेक्ट को हम कंजर्व करते हैं और हार्मफुल को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर? जैसे आपके पास क्या है, हनी बी वगैरह है, या फिर जो कुछ बेनिफिशियल में कौन आ सकता है, जो कि पॉलिनेशन कॉज कराता है। याद है पॉलिनेशन के बारे में? पॉल्यूशन नहीं, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्राम फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, अगर याद हो तो। हाँ, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि फालतू वाले होते हैं। याद है ना हम लोग क्या बोले थे, पोलन, अरे जो पोलन ग्रेन्स के लुटेरों को हम लोगों ने क्या बोला था, कुछ याद है? पोलन रोबर, याद है? हाँ। तो कुछ वैसे भी होते हैं। तो ऐसे लेने से अपना जो प्लांट का जो पोलन ग्रेन्स सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम ऐसे इंसेक्ट को क्यों रखते हैं? तो उसके लिए हम कुछ पार्टिकुलर माइक्रोब्स का यूज करें ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय करे, आगे ना। तो ये था आपके पास इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहां पर अपने जरूरत के हिसाब से जो क्रॉप को चाहिए, जो इंसेक्ट जो माइक्रोब, उसके लिए हम लोग वो यूज करते हैं, बाकी यूज नहीं करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। Microbes as biofertilizers. क्या मतलब कि हम माइक्रोब्स को फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करने लगेंगे। क्लियर है? और क्योंकि यहाँ पर माइक्रोब्स की यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। केमिकल नहीं बोला। जहाँ पर केमिकल होगा तो हम बोलेंगे केमिकल फर्टिलाइजर, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे तो बोलेंगे बायो फर्टिलाइजर। बायो मीन्स लाइफ, फर्टिलाइजर मीन्स फर्टिलाइजर, हाँ कि नहीं? जिसे आपने नाम सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, और ये साइनोबैक्टीरिया पे एक बार नीट में सवाल आया था कि पैडी फील्ड में कौन से माइक्रोब्स को हम लोग यूज करते हैं।
ताकि उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ा दिया जाए। और प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन सा होता है? साइनोबैक्टीरिया। और इसका दूसरा नाम हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो ना। हाँ सर। ये हाँ सर कौन बोल रहा है? प्राण 1 या प्राण 2? कौन बोल रहा है भाई? प्राण 2। प्राण 2। प्राण 1 क्लास में है? हाँ सर है। कुछ कंबाइन क्लास में भी आप लोग हो? अलग अलग हो या फिर एक ही लैपटॉप से अलग कैसे बच्चे ज्वाइन किए हो? अलग अलग है सर। अलग अलग हो। हाँ, तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिजम्स हैं, व्हाट आई सेड, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट increase or enrich the nutrient quality of soil। क्या बोला मैंने? न्यूट्रिएंट क्वालिटी, जैसे कि नाइट्रोजन कंटेंट, जैसे कि फॉस्फोरस कंटेंट, क्लियर? ऑफ द सॉइल, क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। और जो इनका बायो फर्टिलाइजर मेन सोर्स होता है, उसमें क्या क्या आता है? कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, कौन कौन से माइक्रोब्स आएंगे? मेन सोर्सेज ऑफ, इन शॉर्ट बोल सकता हूँ कि यस है, हाँ कि ना? बायो फर्टिलाइजर चलेगा कि पूरा लिखना पड़ेगा? हाँ, तो कौन कौन से इसमें आएंगे? बैक्टीरिया। क्या आएगा? बैक्टीरिया। आप लोग फुल फॉर्म में लिख लो, फंजाई और सियानो बैक्टीरिया। बोलते हैं ना कि बहुत सियाना हो गए हो, तो सियानो से याद रखना है साइनो बैक्टीरिया, हाँ कि ना? बैक्टीरिया, कोई दिक्कत? अगर इसमें हम लोग पहला बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, पहले हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, क्लियर? कि बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर। आपने नाम सुना होगा राइजोबियम का, सुना है कि नहीं? यस सर। राइजोबियम में बेसिकली क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बेसिकली प्लांट के अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि जैसे वो CO2 को प्लांट एटमॉस्फेयर से यूज कर पाता है, वैसे नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाता। तो सर वो कैसे यूज करता है? तो जो बैक्टीरिया है ना, ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको सोल्यूबल बनाते हैं और आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो सॉइल पे अवेलेबल करवाता है। और वहां पर सिम्पोर्ट और यूनिपोर्ट, याद है क्या? सिम्प्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे, प्लांट फिजियोलॉजी। तो उस तरीके से मूव करते हुए ये रूट के पोर्स, रूट के हेयर्स होते हैं और उन हेयर्स में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। उनके थ्रू मिनरल के साथ साथ ये भी चला जाता है। तो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिनकी वजह से प्लांट को पहुंचता है और प्लांट अपने ग्रोथ के लिए उसको यूज कर पाता है। अरे बात समझ में आई? अरे बोलो। हाँ सर। राइजोबियम, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अरे क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये क्या करता है? इट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into organic forms, into organic forms।
Quericus, which is later used by, which is used by plants as nutrients. अरे हाँ कि ना? कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ। सिर्फ ये राइजोबियम ही नहीं है जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? एसोसिएट रिलेशन, जैसे हस्बैंड रिलेशन होती है ना कि एक काम ये करता है एक काम वो करता है, तो ये किसी प्लांट के साथ एक रिलेशन में रहता है, ताकि फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनिज्म ये हुआ 1, ये ऑर्गेनिज्म 2 हुआ, O2 नहीं ऑर्गेनिज्म 2। अब देखो, अब ये कहता है कि देख मैं तो मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करा सकता हूँ, मैं इसके लिए अवेलेबल करवा सकता हूँ, और ये कहता है कि मैं खाना बना सकती हूँ, ठीक है? तो ये को वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देगा और ये खाना बनाएगा। जब ये खाना बनाएगा तो आपस में सोई मिलेगा, तो हुआ ना हस्बैंड वाइफ रिलेशन। अरे हाँ के ना? ये आप लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में, इकोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से होता है सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहता है और एनवायरनमेंट का अपना अपना रोल प्ले करता है। कुछ काम बोलते हैं ना आधा तेरा आधा मेरा, तो वैसे कुछ दोनों मिलके काम करते हैं ताकि अपनों लाइफ को सस्टेन कर सके। इसी का नाम तो एनवायरनमेंट है, इसी का नाम तो लाइफ है, ताकि बगैर संघर्ष किए वो अपनी लाइफ को जी सकते हैं। क्लियर है? तो सम बैक्टीरिया में ऐसे लिख सकते हैं आप, अदर बैक्टीरिया करके, अदर बैक्टीरिया लाइक एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम। सवाल पूछेगा कि एजोस्पाइरिलम कौन विच शेप्ड बैक्टीरिया है? सर मालूम नहीं है। हाँ जी मालूम है। एजोस्पाइरिलम कौन किस शेप का बैक्टीरिया है? हाँ? अरे स्पाइरल शेप ना लिखा तो स्पाइरिलम, हाँ। नाम पे लिखा है, कोई दिक्कत है? They fix atmospheric atmospheric nitrogen while free living in the soil. Clear? जिनकी वजह से 10 enriching the nitrogen content of soil. Nitrogen content of soil. Till now is it clear to everyone? Till now is it clear to everyone? हाँ। कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में इसमें नाम लिखना आप लोग। इसमें है ये एनाबेना, नोस्टो, आपने पढ़ा होगा कहाँ पर? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, हाँ के ना? हाँ, नोस्टो, ओसिलेटोरिया। अरे कौन सा लेटोरिया? विक्टोरिया नहीं, ओसिलेटोरिया, नॉट विक्टोरिया, हाँ कि ना? Should I move to next?
आठ। फरहान हो गया? अरे हुआ का? चलो कोई बात नहीं। अगला लिखिए फंगस। आगे ना, फंगस और फंजाई। अगर हम लोग इसकी बात करें ना, ये भी फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है। क्लियर? और ये देखो, एक होता है माइकोरीजा। क्या होता है? माइकोरीजा। इसमें किन का कॉम्बिनेशन होता है? एल्गी का और फंगाई का। अरे बोलो। एक एसोसिएशन एसोसिएशन में होता है ना, दोनों मिलके रहते हैं एसोसिएशन में, तो बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें फंगल कंपोनेंट भी होता है और एल्गी के भी कंपोनेंट होता है। तो अलगल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट, तो दोनों मिल करके एनवायरनमेंट पे रहते हैं और लाइफ को सस्टेन करते हैं। कोई दिक्कत है? हेलो, चलो कोई। तो ऐसा लिखिए इसमें इट फॉर्म। लाइकेन के सब ग्रुप क्या मतलब है? लाइकेन होता है ना फंगस और एल्गी का। जब वो लाइकेन क्या है? एक कॉम्बिनेशन है किसका? एल्गी का और फंजाई का। हाँ। लाइकेन क्या है? एक एल्गी मतलब फंगल कंपोनेंट और एल्गल कंपोनेंट का वो एक कॉम्बिनेशन, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जैसे राइजोबियम भी करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और माइकोरिजा क्या होती है? एल्गी और फंगस का। यहाँ पे मैंने क्या तो बोला? हाँ सर, सब मतलब दोनों सेम ही होगा? सेम नहीं, अलग अलग टाइप का एसोसिएशन है। ठीक है, अलग अलग टाइप का एसोसिएशन है। ये आपको बेसिकली कहाँ मिलेगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और कुछ चीजें मिलेगी आपको इकोलॉजी में। क्लियर? हाँ, तो मैंने क्या बोला फंगस के बारे में? ये भी एक एसोसिएशन बनाता है, मतलब क्या बोलेंगे इसको? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एसोसिएशन। क्लियर? विथ प्लांट्स, विथ प्लांट्स। अच्छा, आपने जो आई थिंक जो पूछा आपने, जो ये क्या बोलते हैं, ये जो माइकोरिजा है, अगर फंगस का एसोसिएशन हो प्लांट के साथ तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं माइकोरिजा। और एल्गी और फंगस हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकन। क्लियर है? तो मैं कभी भी टाइम मिलेगा तो मैं लाइकन की जो कुछ अच्छे और छोटे टॉपिक्स है, मैं इसके लिए कभी लेक्चर लूंगा, मतलब एग्जाम, मतलब बोर्ड्स के बाद, मेन एग्जाम से पहले। ठीक है, मैंने क्या बोला? इट फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ हायर प्लांट्स, विथ हायर प्लांट्स। और इन्हीं एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोरिजा। अरे क्या बोलते हैं? माइकोरिजा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इनके और भी कोई स्पीशीज है जो कि क्या बनाता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। तो उसके लिए जो जीनस है, जीनस का नाम क्या है? ग्लोमस। बोलना, मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस। अरे कौन सा लोमस? ग्लोमस also forms mycorrhiza. mycorrhiza। कोई दिक्कत? बोलो सर, ये काम कैसे करता है? जस्ट टेलिंग यू एंड एक्सप्लेनिंग यू। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? सब बच्चे क्लास में ही है कि कहीं और भी हैं? Be focused, be focused on the class.
be calm and have patience and have revision and have a practice. Yes, in these association, अब देख कोई भी अगर आप कहीं पे दुनिया में देखेंगे या किसी जगह पे देखेंगे तो जो ना कोई भी एक एसोसिएशन होता है उसका मेंबर की अलग अलग जिम्मेदारी होती है। वैसे इस एसोसिएशन में अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अरे हाँ कि ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है देखते हैं, लिख लिया सबने? हाँ, तो जो आपके पास फंगल कंपोनेंट है क्या है? अच्छा, एक तो मैंने बोला सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जो इनके पार्टनर्स होंगे ना, इनके पार्टनर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं सिम्बायोन। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलो या उस ऑर्गेनिज्म बोलो, क्या बोलेंगे? सिम्बायोन। अरे क्या बोलेंगे? सिम्बायोन। क्लियर? इसका काम क्या होगा इन फंगल कंपोनेंट का, फंगल सिम्बायोन का? बेसिकली दे विल एब्सॉर्ब, what will they do? They absorb water, phosphorus कहाँ से? सॉइल से। अरे बोलो ना, कहाँ से? सॉइल से। क्लियर है? एंड फिर वो प्लांट को पास कर देता है, passes to plant। क्लियर? दूसरी बात, also provide resistance to plant borne disease। मतलब इसके रहते, बोलते हैं ना कि मेरे रहते हुए तेरा कोई एक बाल भी बेका नहीं कर सकता, बोलते ना, कहावत है ना, बाल भी बाका नहीं कर। हाँ, बाका। जैसा बल्कि यूज नहीं करता हूँ, इससे आगे पीछे थोड़ा सा ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो मतलब मेरे रहते तेरा कुछ नहीं हो सकता ना, मैं तेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता। वैसे यहाँ पर है फंगल के कंपोनेंट कहता है कि जब तक मैं हूँ आपको कुछ जो बीमारी है जो मेरे बस में कंट्रोल करने का है वो आप तक आएगा नहीं। आएगा जब मैं चला जाऊंगा, उससे पहले वो आएगा नहीं। सो दे ऑल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंस, यस, टू, क्योंकि ये रूट के साथ एसोसिएशन में रहता है तो बेसिकली रूट बॉर्न डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब उसको ही ये कंट्रोल कर सकता है। बाकी अदर लीफ वगैरह के उसके लिए मुश्किल है। क्लियर? तो रूट बॉर्न डिजीज, क्लियर? या उन माइक्रोब्स को ये कंट्रोल करेगा, रूट बॉर्न पैथोजेंस। दूसरा क्या करेगा? टॉलरेंस टू सैलिनिटी। मतलब अगर सॉइल में नमक ज्यादा हो जाएगा एक पार्टिकुलर लेवल से ज्यादा तो उसके लिए क्या बनेगा? रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट, ऑप्टिमल इकोसिस्टम चाहिए होता है। अगर आपको मैं ज्यादा गर्मी एरिया में भेज दूंगा, फॉर एग्जांपल जून जुलाई के महीने में, जून जुलाई के वक्त पे अगर आपको दिल्ली या फिर राजस्थान भेज दिया जाए तो सोच आपका क्या होगा। और वहां पर एसी भी नहीं रहेगा तो आप कितना अच्छे वाले मजे वाले जिंदगी जिएंगे। अरे हाँ कि ना, मजे वाली जिंदगी जिएंगे या फिर नानी याद आएगी? हाँ, तो ऑब्वियसली सबकी नानी याद आएगी, मतलब आपका बुरा हाल होगा। वैसे भेज दिया कहीं पे कश्मीर वाले एरिया पे, ठंड की आप लोगों को आदत है नहीं, दिल्ली भेज दिया या कहीं कश्मीर भेज दिया या फिर जो कोल्ड एरियाज है वहां भेज दिया, तो अभी आपकी हालत खराब होगी। हाँ, अगर आप वहीं पे परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो तो फिर वो आप एकोमोडेट धीरे धीरे कर लोगे, लेकिन जब शुरुआत में जाओगे तो आपकी हालत तो खराब होगी। क्लियर? क्योंकि आपको एक हैबिचुअल है एयर कंडीशन में रहने की, प्लस न ठंडी ज्यादा न गर्मी ज्यादा। अरे हाँ कि नहीं? तो वैसे ही कुछ प्लांट्स में होता है, उसको फंक्शन करने, ऑप्टिमम फंक्शन करने के लिए ऑप्टिमम एनवायरनमेंट चाहिए होता है। यस, तो मैंने बोला टॉलरेंस टू सैलिनिटी। अरे कोई दिक्कत है? और दूसरी बात,
कभी कभी क्या होता है, कुछ एरियाज में पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी हो जाना सूख बोलते हैं ना, सूखमरी। सूखमरी को बोलते हैं ड्राउट। क्या बोलते हैं? ड्रॉट या ड्रॉट क्या बोलते हैं उसको? DROUT, ड्रॉट। ठीक है ना, मतलब सूखा पड़ जाता है, बोलते हैं ना अकाल पड़ गया, पानी की अवेलेबिलिटी होती नहीं, फिर सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो जो प्लांट सर्वाइव करता भी है, तो ये फंगल कंपोनेंट उसको हेल्प करता है, किसी न किसी तरीके से उसको न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। क्लियर है? एंड causes overall increase in plant growth and development। अरे बोल भाई, डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? नो सर। मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए आप सियानोबैक्टीरिया। नीट में क्या पूछा था कि पैडी फील्ड में कौन से माइक्रोब्स का यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग कंटेंट, मतलब नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाने के लिए। सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया का इन शॉर्ट हम लोग BGA बोलते हैं ना, बगा, मतलब ब्लू ग्रीन फंगस, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इसका नाम है सियानोबैक्टीरिया। एक इनका काम क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाता है। क्लियर है? ये एक ऑटोट्रोफिक माइक्रोब है, क्योंकि खुद से खाना बनाने वाला होता है। आगे ना, ऑटोट्रोफिक माइक्रोब। ऑटोट्रोफिक माइक्रोब जो कि अलग अलग इन्वायरमेंटल, अलग अलग इकोसिस्टम में होता है। आगे ना, जैसा बोल सकते हैं प्रेजेंट इन aquatic as well as terrestrial ecosystem। terrestrial ecosystem या ऐसा बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। क्लियर? बोलो ना। और जिनमें से फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आगे ना, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो, वही मैंने कुछ पहले लिखा है ना, एना बेना नोस्टो ओसी लेटोरियम। अरे बोल भाई, सब ठीक है? इसीलिए स्टार्ट तो नहीं, नोट डाल के पॉइंट लिख लेना। और ये सवाल में पूछा गया था। ठीक है, सवाल ये था कि इन पैडी फील्ड का मतलब धान का खेत। धान जानते हैं? धान, धान जानते हो? राइस ना। हाँ, राइस के पैडी, मतलब राइस तो मतलब उसके जो जब सब कुछ साफ हो गया उसको बोलते हैं राइस। ठीक है ना, जिसको चावल बोलते हैं। मतलब उसका जो ग्रास होता है। हाँ, जिस जो पूरा कवर्ड होती है, जो पूरा प्लांट होता है, उस क्रॉप को बोलते हैं धान। धान मतलब पैडी, या पैडी मतलब धान। ठीक है, या पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो इन पैडी फील्ड
इन पैडी फील्ड क्या होता है, ये सियानोबैक्टीरिया, अरे कौन सा बैक्टीरिया, फरहान समझ में आ रहा है क्या? सर 1 या 2? कौन सा फरहान हो? सर मैं 1 हूँ। एक ही फरहान क्लास में, बाकी पता नहीं किधर है, तो हाँ चला गया। ये देखा, हम समझ रहे हैं सर। क्लास में हो ना, कहीं और तो नहीं? इधर ही हूँ सर। नहीं तो वो बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, क्लास ज्वाइन करके बार बार घूमने चले जाते हैं, कहीं क्रिकेट खेलते हैं, कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मैंने देखा है, इसलिए कंफर्म कर रहा है। तो मैंने बोला सियानोबैक्टीरिया दैट सर्व्स एज क्या, कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट्स के लिए अवेलेबल करा सके। क्लियर है क्या? सर्व्स एज इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर, इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। अरे कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो। हो गया। अगर दूसरा बात करें इसी में, जो आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन, अच्छा ये एल्गी होता है बैक्टीरिया होता है बीजी? अरे ब्लू ग्रीन एल्गी के, ब्लू ग्रीन कलर के एल्गी को तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, हाँ के तनुश्री? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है, इसलिए तो उसका नाम है सियानोबैक्टीरिया। अरे हाँ कि ना, क्या नाम है? सियानोबैक्टीरिया। तो मैंने बोला ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका भी इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है? इसमें लिखिएगा इट ऑल्सो एड मैन्योर, ऐसा लिखिए ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर लिखिए, लिख लिया था क्या? चलेगा। ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल एंड increase its fertility। ठीक है? अच्छा, अगर हम किसी अदर फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे तो मुझे एक चीज तो जरूर समझ में आएगा कि जो फर्टिलाइजर हम लोग बाहर से खरीदते हैं वो ज्यादा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू बायो फर्टिलाइजर, हाँ क्या ना? तो मैं नेक्स्ट लिखेंगे कि बायो फर्टिलाइजर आर लो कॉस्ट। तो फार्मर्स के लिए फायदा हुआ नुकसान? फायदा। हाँ, ताकि कम इनपुट दे करके ज्यादा आउटपुट वो कमा सकता है। क्लियर? मैंने बोला बायो फर्टिलाइजर आर लो कॉस्ट इनपुट, low cost input, and they do not pollute, they do not pollute the environment। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इसमें लिखिएगा यूज टू replenish the soil, replenish soil nutrients। क्लियर? समझ में आ रहा है? It reduces the dependency
on chemical fertilizer, on chemical fertilizer। अरे बात समझ में आई क्या? बोलो ना। also help to use ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने नाम सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जहां पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं की जाती है। क्लियर? अरे बोलो। Yes, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टैंक। इसमें मैंने क्या डाला? गोबर डाला, मतलब डंग केक डाला, कुछ बैक्टीरिया। अच्छा, ये गोबर कहाँ से आती है? रूमिनेंट एनिमल से, और रूमिनेंट के इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर है? और इसमें मीथेन गैस वगैरह का प्रोडक्शन होता है। जहाँ जहाँ पर मीथेन गैस का प्रोडक्शन होती है, जहाँ पर मीथेन गैस का प्रोडक्शन होती है, तो जो बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस बोलते हैं। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस। आपने पढ़ा होगा माइक्रो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन क्लास 11, हाँ कि ना? तो मैंने क्या बोला, इसमें जब हम लोग माइक्रोब्स वगैरह मिलाएंगे, जब इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीजन दो टाइप का हो सकता है, एनारोबिकली या एरोबिकली, हाँ कि ना? तो यानी इन केस ऑफ एनारोबिकली जब ये CO2 का प्रोडक्शन होगा, क्या होगा? CO2 का प्रोडक्शन होगा, और CH4 मीथेन वगैरह का भी प्रोडक्शन होगा। तो इन सबको कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, कुछ आपके पास ऐसा इक्विपमेंट बनी हुई होती है ताकि ये इस गैस को निकलने ना दे, और इन पाइप्स के थ्रू हम लोग गैस को अलग अलग नियर बाय हाउसेस को सप्लाई कर सकते हैं। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, तो मैं आवाज- जॉब पर नेटवर्क इशू है। ओके ओके, जब ठीक हो या कर लेंगे। अब ठीक है, आवाज आ रही है? नीड टू एक्सप्लेन अगेन? दोबारा थोड़ा सा explain? 1 मिनट पहले। एरोबिकली और एनारोबिकली। तो ड्यूरिंग दिस केस क्या होगा, जब जब ऑक्सीजन होता है तो CO2 का प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है? क्लियर है? यहाँ पे कुछ अदर माइक्रोब्स में कुछ अदर बैक्टीरिया भी है जिनकी वजह से क्या होगा? मीथेन भी होगा। मतलब मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस बोलते हैं, हाँ कि ना? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथेनोजेंस। इन्हीं सारे गैस, जैसे आपके पास क्या क्या है? CO2 है, और क्या है बताइए? CH4 है। इस तरीके से बहुत सारे गैसेस हैं जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन इन द डंग, मतलब इन द कंटेनर, जो कि बहुत बड़ी सी कंटेनर होती है। और इन्हीं मिक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं। इसी दौरान क्या होता है, इस कंटेनर में बहुत सारा गैस प्रोड्यूस होता है। अगर ये इसका ओपन वाला पोर्शन अगर खाली रहे, ओपन रहे, तो ये सारा का सारा गैस निकल जाएगा। इसलिए हम लोग पैक रखते हैं और एक छोटे से पाइप या फिर कुछ पाइप टाइप का कनेक्शन दे करके गैसेस को नियर बाय हाउसेस में, नियर बाय एरियाज में सप्लाई करते हैं। और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है, जो नियर बाय, क्योंकि इतना गैस प्रोड्यूस होती नहीं है ना, जो नियर बाय हाउसेस है वहीं तक हम लोग बायोगैस को पहुंचा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ, अरे बोलो, इतनी बात समझ में आई? यस सर। हाँ, और ये खास तौर से वहां पर होती है ना जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जहाँ पर इतना अच्छी तरीके से गैस वगैरह का अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उनके रूरल एरियाज में हम लोग इन बायोगैस प्लांट को सेटअप कराते हैं। ठीक है? आई थिंक आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया होगा, आप उसको वहां पर देख सकते हो। पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 186। ठीक है? तो वहां पर ऐसा होता है। क्लियर है? और खास तौर से हरियाणा साइड में ये ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ना गोबर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे डेयरी फार्मिंग कुछ ज्यादा होती है। ठीक है ना?
इसके लिए अपने पास अलग अलग कुछ सिस्टम होती है जो इन सब चीज को रेगुलेट करता है। क्लियर? जैसे आपके पास क्या है, आईआरई है, और कभी कभी आईआरई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एक होता है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिनके थ्रू इन सब चीज का, इन प्रोडक्शन का, इन सब चीज को देख रेख की जाती है। क्लियर है? अच्छा, ये जो कंटेनर है इसके लिए पहले यहाँ पर क्या होती है, गोबर एक जगह में इस टैंक में कलेक्ट की जाती है, इनके थ्रू ये यहाँ पर ये इनपुट होती है। ठीक है, इस डंग यहाँ पर डंग होती है, इसमें वाटर मिला जाती है, फिर ये नीचे पहुंचती है, यहाँ पर कुछ मिक्सिंग होता है, बैक्टीरिया वगैरह होता है, और जो इसमें कंपोनेंट होते हैं उनको डाइजेस्ट की जाती है। क्लियर? जिनकी वजह से गैस वगैरह का जो प्रोडक्शन होगा, जैसे आपके पास CH4 है, जैसे आपके पास CO2 है, और कुछ अदर गैसेस जिनका प्रोडक्शन होगा, वो सब के सब थ्रू इन गैस होल्डर के थ्रू, ये पाइप के थ्रू गैसेस अलग अलग जगह में सप्लाई की जाती है। कोई दिक्कत? और जो बच जाएगा, फिर यहाँ पे एक अलग कंटेनर होती है, जो बचा हुआ सलेज होगा उसको यहाँ से फिर इसमें ले लिया जाएगा, और इसको फिर खेतों में एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा। कोई दिक्कत? नो हाँ सर। जी। अगर इस बायोगैस की बात करें, बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। यस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। मेनली कौन सा हम लोग बात करेंगे, प्रीडोमिनेटली मीथेन। मतलब और भी गैस नीमक होने तो और गैस नहीं होते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेटली जो सबसे ज्यादा होगा कौन सा होगा, मीथेन, दैट इज CH4। कोई दिक्कत? और बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इन गैस का प्रोडक्शन होता है एंड यूज्ड एज फ्यूल। अरे बोलो ना, यूज्ड एज फ्यूल। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और है, जैसे हमने चीज वगैरह बनाया था, तो उसमें कौन सा माइक्रोब्स यूज करते हैं, मतलब चीज किस टाइप का होगा, किस फ्लेवर का होगा, हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, सेमी हार्ड होगा, डिपेंड उस पे करेगा ना कि जो आपका बैक्टीरिया कौन सा है, या माइक्रोब कौन सा है, या आपका सोर्स कौन सा है, बोलो ना। हाँ। तो उसी तरीके से कि कौन से गैस प्रोड्यूस होगा डिपेंड करता है कि आपने इनपुट में क्या क्या दिया है। क्लियर है? जैसे आपने फर्मेंटेशन के दौरान, डो बनाने के दौरान, चीज बनाने के दौरान जो मेन गैस का प्रोडक्शन हुआ था, वहां पर क्या हुआ था, CO2 हुआ था। क्लियर है? अच्छा, एनिमल्स वगैरह क्या है कि जो काउ कैटल वगैरह है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि उनके पास ऐसा सिस्टम होती है, पर वी आर अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, हाँ कि ना? तो उन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इन्हीं सेलुलोज को, जैसे सेलुलोज क्या हो गया, आलू का छिलका, टमाटर का छिलका, एपिकार्प वाला पार्ट, तो डाइजेस्ट हम लोग नहीं कर सकते ना, उसके लिए अपने पास एंजाइम अपने पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो अदर ऑर्गेनिज्म है, काउ वगैरह, उनके पास अवेलेबल होती है, तो उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो जब उनका डाइजेस्ट होगा एनारोबिकली ना, तो जो कुछ गैस की प्रोडक्शन आपके पास होगी, तो कौन कौन सी होगी बताइए, CO2 होगी, H2 होगी, और मीथेन वगैरह भी होगा। ठीक है ना? तो इसमें लिखिएगा बैक्टीरिया anaerobically grows on cellulosic material. If network is stable, then you can keep your camera on.
anaerobically grows on cellulosic material that produces large amount of gas, large amount of गैस में डायरेक्ट हम लोग गैस का नाम लिख रहे हैं मीथेन, along with CO2 H2। क्लियर है? यहाँ पे मैं एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ, CH4 CO2 H2, all these are the biogas। क्लियर है? और इन्हीं यहाँ तक लिखा, यहाँ तक लिखा, तो बेसिकली जो ये बैक्टीरिया आपके पास, तो दिस बैक्टीरिया कलेक्टिवली वी कैन से मिथेनोजेंस, मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, उसको हम लोग बोलेंगे मिथेनोजेंस। ठीक है? जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि सॉल्टी में रहते हैं, कुछ एसिडोफिल्स होते हैं, कुछ थर्मोफिल्स होते हैं, आगे ना, तो कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बोलेंगे मिथेनोबैक्टीरियम, हाँ कि ना। एंड दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन, जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पर जो कि सीडीज से गंदगियां निकलती है उनको बगैर ट्रीटमेंट की हम लोग रिवर वाटर बॉडीज पे छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा करेंगे तो जो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो सबके सब डिस्ट्रॉय, सबके सब मर जाएंगे। क्लियर? इसीलिए उसको हम लोग एसटीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इससे एसटीपी की जाती है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। एंड दीज आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं बताइए? in anaerobic sludge, anaerobic sludge during sewage treatment। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है बताओ। नो सर, होगा। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है खास तौर से र्यूमेन में होता है। र्यूमेन क्या होता है? बेसिकली जैसे अपने पास स्टमक होती है ना, वैसे ही एनिमल्स के पास, कैटल्स के पास एक एडिशनल चैम्बर होती है, ताकि ना, जहाँ पर फूड टेम्पोरली स्टोर होती है, फिर बाद में दोबारा उसको च्यू करके एनिमल्स उसको फर्दर डाइजेशन के लिए भेजता है। पर ह्यूमन के पास वो चैम्बर नहीं होती। जिनके पास र्यूमेन होती है, र्यूमेन RUMEN, ऐसे को बोलेंगे र्यूमिनेंट। जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गॉट हो गया, ये सब जो जितने भी कैटल्स वगैरह। क्लियर? ऑल्सो प्रेजेंट इन र्यूमेन। क्लियर? और ये स्टोमक का ही पार्ट था, लेकिन उनके अलावा एक एडिशनल चैम्बर होता है, किसमें? कैटल्स में। पसंद में आ रही है? अच्छा, जो फूड में सेलुलोजिक मटेरियल होती है, ह्यूमंस में ये तो डाइजेस्ट हो नहीं पाती क्योंकि उनके पास वो डाइजेस्टिंग एंजाइम होती नहीं, लेकिन जो कैटल्स वगैरह है उनके पास ये होती है, इसलिए वो फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करता है। उसमें एक्चुअली होता है क्या? बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया इन सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। क्लियर है? और इसी वजह से उनके न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दीज बैक्टीरिया। क्लियर है? और उन डंग वगैरह से एक्सक्रेटा से जो भी गंदगियां होती है, उनका ट्रीटमेंट के बाद जो गैस निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोबर गैस बोलते हैं या बायोगैस बोलते हैं। क्लियर है? हाँ। कैलोरीफिक वैल्यू आवाज आ रही है? हेलो? हाँ। 23 to 28 MJ मतलब मेगा जूल
पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मिली वाला नहीं है, मेगा वाला है। समझे क्या? इसके लिए जो उसका मेन टैंक होता है अप्रोक्स 10 to 15 डीप, डीप मतलब गड्ढा करके 10 to 15 फीट इसको डीप किया जाता है। फिर उसको फिर सैलरी मतलब मिक्सचर बना करके फिर वहां से कुछ बैक्टीरिया वगैरह को इनपुट दिया जाता है और फिर वहां से वो गैस बनती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोबर गैस बोलते हैं। और इसी बायोगैस को यूज किया जाता है किसके लिए? कुकिंग और लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, अलग अलग जगह पर। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है किसका? बायोगैस का। बेसिकली इसका प्रोडक्शन, जो बायोगैस का प्रोडक्शन है, इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया में जो मेनली हुआ था, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इंडिया का, वहाँ के थ्रू इसको ऐसा एस्टेब्लिश किया गया था। वो कौन कौन से हैं? आईरी और KVIC। आईरी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईरी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चरल, आगे रिसर्च, आगे इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके लिए अगला होता है KVIC, KVC नहीं, KVIC। इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड, ये कुछ लोकल लेवल पे है, खादी एंड विलेज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसा किया, ये ऐसा सेटअप किया जाता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्लियर? बोलो, ठीक है, KVIC। अच्छा, बायोगैस का अगर हम लोग कंटेंट की बात करेंगे, इनका पोर्शन की बात करेंगे, तो जो इसमें मीथेन होता है वो होती है अप्रोक्स, मीथेन होता है 50 to 70%, CO2 होता है 30 to 40%, और जो H2 होता है वो ट्रेस अमाउंट में। क्लियर? हाँ, जब हम लोग एरोबिक क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन करवाएंगे बैक्टीरिया का, तो वहां पर ऑक्सीजन को यूज करेगा। जहां पर एनारोबिक के लिए हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने कुछ पढ़ा था कि बायोगैस जो होती है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। क्लियर? तो एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ जब भी हम लोग उन वेस्ट का करेंगे, ये अलग अलग स्टेप में होता है। क्लियर है? देखो इसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ फैकल्टेटिव होती है, मतलब इसको हम लोग करवा सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। समझ में आ रहा है? एक होता है कि आपके पास ऐसा, मतलब कि फैकल्टेटिव स्टेप का मतलब क्या, कि जहाँ पर हम माइक्रोब्स को खुद से अपने इंटरफेरेंस से उसमें डाल करके हम लोग उसको ऐसा करवाते हैं, ठीक है। और एक जिसे आपने पढ़ा ना पैरासाइट्स के बारे में, ये होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब क्या? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फैकल्टेटिव मतलब क्या? हम अपने विल से ऐसा काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं, दैट इज द फैकल्टेटिव एनारोबिक माइक्रोब्स, ठीक है। फिर लास्ट सेकंड इसमें आता है जो जितने भी उसके जो मॉलिक्यूल जो कंपोनेंट होंगे उस वेस्ट का, फिर इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फाइनली लास्ट में जो बचे खुचे चीज होते हैं उनको कन्वर्ट कर किया जाता है मीथेन में, और फिर फाइनली वहां से उन गैस का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये था आपके पास बायोगैस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए STP। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये नीट में सवाल पूछा गया है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में डाल के लिखिए। जैसे एक काम कीजिए, पहले हम लोग STP के बारे में बात करते हैं, याद है ना, कुछ हमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखाना है।